हेलो साथियों, सभी साथियों का नमस्कार। साथियों, गुरपत क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहली वाली जो मेरी कक्षा थी हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर के, उसमें हमने इतिहास शब्द पर चर्चा कर ली, साहित्य शब्द पर भी हमने चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा करेंगे आज हिंदी शब्द पर। इन तीनों शब्दों की व्युत्पत्ति को लेकर के साथियों हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इतिहास शब्द एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूं कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही हुआ या ऐसा ही था। ये शब्द इति प्लस है प्लस आस के योग से बना है, जिसमें अस धातु है। इसमें साथियों इति का अर्थ होता है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। हा का मतलब होता है निश्चित और अस का मतलब होता है या आस का मतलब होता है ज्ञान होना। कहने का तात्पर्य यह है कि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इस तरह की बातों को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक बार मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूं। इसमें आगे हमने लिखा है इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इतिहास केवल निर्जीव वस्तुओं का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि इतिहास में तो वास्तविक एवं यथार्थ घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इतिहास निर्जीव वस्तुओं का या तथ्यों का संग्रह मात्र नहीं है। इसके बाद में हमने पढ़ा था प्रोफेसर कार्लाइल ने इतिहास के विषय में क्या कहा है। प्रोफेसर कार्लाइल इतिहास के विषय में कहते हैं कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जिसमें दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये कहते हैं कि ये दर्शन है इतिहास जिसमें दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। इतिहास के जनक साथियों हेरोडोटस माने गए हैं, जिनका समय 545 ईसा पूर्व से लेकर के 456 ईसा पूर्व है। ये इतिहास के जनक हैं, दार्शनिक हैं, भूगोलवेत्ता हैं। तो हेरोडोटस के विषय में हमने ये जानकारी प्राप्त की, और हेरोडोटस जो है ये इतिहास को खोज, गवेषणा और अनुसंधान का विषय मान करके चलते हैं कि इतिहास खोज, गवेषणा एवं अनुसंधान का विषय है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि हेरोडोटस ने इतिहास के 4 लक्षण बताए। कौन कौन से 4 लक्षण बताए साथियों? देखिए, इन्होंने पहला लक्षण बता दिया कि इतिहास एक वैज्ञानिक विद्या है। तो क्यों है ये? क्योंकि इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। इतिहास एक मानवीय विद्या है। क्यों है? क्योंकि यह मानव जाति से संबद्ध है। अगला हमने पढ़ा था कि इतिहास तर्क संगत विद्या है। आगे भी हमने पढ़ लिया कि जो इतिहास है, इतिहास शिक्षाप्रद विद्या है। तर्क संगत विद्या क्यों है? क्योंकि इसमें सब कुछ तर्क, तथ्य एवं निष्कर्ष पर आधारित होते हैं, तथ्य और निष्कर्षों पर प्रमाणित होते हैं। और इतिहास जो है शिक्षाप्रद विद्या क्यों है? क्योंकि यह अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है। तो अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालने के कारण इतिहास को शिक्षाप्रद विद्या भी कहा गया है। आगे क्या बताया? देखिए, आगे हमने पढ़ा कि भाई इतिहास का साहित्य से घनिष्ठ संबंध रहा है। ये निर्विवाद है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि इतिहास का साहित्य के साथ में घनिष्ठ संबंध रहा है। महाभारत में इतिहास को पूर्वव्रत मानते हुए बताया है कि भाई जो इतिहास है ये पुरुषार्थ चतुष्टय का उपदेश प्रदान करता है। और साथियों, हम जानते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय का मतलब होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनका उपदेश प्रदान करता है इतिहास, ऐसा माना गया है महाभारत में। आगे हम चलते हैं। आगे इसमें बताया है साहित्य के विषय में। हमने साहित्य शब्द को भी देखा कि साहित्य की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखिए साथियों, साहित्य शब्द स प्लस हित प्लस या प्रत्यय के योग से बना है। या प्रत्यय के योग में प्रारंभिक उपधा दीर्घ हो जाती है और अंतिम जो स्वरवर्ण है उसका लोप हो जाता है। हित शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कल्याण, और साहित्य को परिभाषित किया है सहितस्य भावे साहित्यम, अर्थात जिसमें सभी के कल्याण का भाव निहित हो, वही क्या है? साहित्य है। और आगे हम काव्यशास्त्र के अंतर्गत साहित्य का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हमारी काव्यशास्त्र की कक्षा भी नियमित रूप से संचालित है, जिसमें साहित्य के विषय में, काव्य के विषय में कौन से विद्वान ने या किस समीक्षक ने क्या कहा है वो हम पढ़ेंगे, जिसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात जिसमें सभी के कल्याण या हित का भाव निहित हो, वही क्या है? साहित्य है। आगे हमने पढ़ा इसमें साहित्य में ही कि साहित्य मानव के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण है। तो साहित्य में मनुष्य के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण किया जाता है। मनुष्य का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन कौन से युग में कैसा रहा, इसके विषय में साहित्य ही हमें बताता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन बड़ा प्रसिद्ध है, जो विगत प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है साथियों। तो इस तरह के इन कथनों को आप याद रखेंगे।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य के विषय में कहते हैं कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। एक भाषा जो सभी प्रकार के भावों को व्यक्त करने की योग्यता रखती है, निर्दोष भी है, लेकिन यदि उसमें निज का कोई साहित्य नहीं है तो फिर वह भाषा रूपवती भिखारिणी के समान कभी भी आदर नहीं प्राप्त कर सकती। ऐसा कहा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। एक निबंध लिखा है इन्होंने साहित्य की महत्ता, और साहित्य की महत्ता निबंध में इस तरह साहित्य को परिभाषित किया है। आगे देखते हैं साथियों, साहित्य के विषय में डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का बहुत बड़ा नाम रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास में। ये कहते हैं कि साहित्य बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदना का विकास है। सीधी सी बात है, मनुष्य की अभिरुचियां बदलती चली जाती हैं और उसी के अनुसार साहित्य सृजन भी होता है। तो साहित्य बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदना का विकास है, ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, ये आप याद रखेंगे। तो आगे देखिए, बड़ा ही प्रसिद्ध कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के विषय में क्या कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार, मूर्धन्य समीक्षक और आलोचक रहे हैं, इन्होंने साहित्य को परिभाषित किया है अपनी पुस्तक में, जिस पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक शोध का कार्य करने वाले शोधार्थियों को भी हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक बड़ी मदद करती है। ऐसा कोई भी हिंदी साहित्य का विद्यार्थी नहीं होगा जो हिंदी साहित्य विषय से अपनी तैयारी कर रहा हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक को ना पढ़े। ऐसा नहीं हो सकता। यदि किसी ने इस पुस्तक को नहीं पढ़ा है तो समझते हैं कि वह सफलता से अभी दूर है। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, और तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो इस तरह की बातें हमारी साथियों इस कक्षा में पहले हो चुकी हैं। आज से पहले की कक्षा में आगे देखिए, फिर मैंने हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में सामान्य सी बात यहाँ बताई थी, और यही से हम अपनी कक्षा को आज आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदी शब्द के विषय में देखिए कि हिंदी शब्द का प्रयोग सरफुद्दीन यजदी ने जफरनामा में किया है। सरफुद्दीन यजदी जफरनामा में जो है हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है, ऐसा माना जाता है। हिंदी शब्द किसकी देन है साथियों? हिंदी शब्द ईरानियों की देन रहा है। हिंदी शब्द ईरानियों की देन है, ईरान के निवासियों की देन है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। एक बार मैं विगत जो कक्षा है अपनी उसको रिवाइज करा रहा हूं ताकि आप यहां तक आ जाएं। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है साथियों, हिंदी भी फारसी भाषा का शब्द है, हिंदुस्तान भी फारसी भाषा का शब्द है, हिंदू भी फारसी भाषा का शब्द है, जिसे देखकर ऐसा लगता है भाषा हमारी है, नामकरण विदेशी कर रहा है। बच्चे ने जन्म हमारे घर में लिया और पड़ोसी क्या कर रहा है? नामकरण कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। अब देखिए, ईरानियों की देन रहा है, फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। अब हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है साथियों? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। वो कैसे हुई है देखिए, क्योंकि ज्यादातर जो विदेशी आक्रांता थे या विदेशी यात्री थे तो भारत के उत्तर पूर्व से ही, उत्तर पश्चिम दिशा से ही, सॉरी ये पश्चिम है, उत्तर पश्चिम दिशा से ही वो भारत में प्रविष्ट हुए थे। और भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी प्रवाहित होती है, और सिंधु नदी के किनारे रहने वाले जो लोग हैं वो सिंधुवासी कहे जाते हैं। सिंधु के किनारे रहते हैं, सिंधुवासी कहलाते हैं, क्योंकि वहीं पर वो निवास करते हैं। तो जब ईरानियों ने भारत में आक्रमण किया तो इसी मार्ग से उन्होंने भारत में आक्रमण किया, वो प्रविष्ट हुए थे। ईरानियों की जो भाषा है वो भाषा इस तरह से है कि वो सा की ध्वनि का जो उच्चारण है साथियों वो हा में करते हैं। सा की ध्वनि का उच्चारण किस में करते हैं? वो हा में करते हैं। बस आप देखिए, जैसे ही वो उत्तर पश्चिम मार्ग से भारत में प्रविष्ट हुए तो सिंधु नदी के किनारे निवास करने वाले सिंधुवासियों को उन्होंने हिंदूवासी कहा, और बस इसी से हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। कैसे हुई है? यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, उन्होंने सिंध शब्द का उच्चारण हिंद किया, सिंधु का उच्चारण हिंदू किया, सिंधुवासी का उच्चारण हिंदूवासी किया साथियों। ठीक है, तो सिंधी जो भाषा है, सिंधी भाषा का उच्चारण उन्होंने हिंदी भाषा में किया। इस तरह से हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई। तो आपको हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में
जानकारी हुई होगी। अब मैं यहाँ से आगे अपनी कक्षा को आगे बढ़ा रहा हूँ कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है। हिंदी भाषा के विकास के बारे में देखते हैं। प्राचीन भारतीय जो भाषाएं हैं किस तरह से उनका विकास हुआ है, उनका वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, तो वहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आगे मैं अपनी कक्षा को बढ़ा रहा हूँ साथियों। अब हम बात करेंगे हिंदी भाषा का जो विकास है वो किस तरह से हुआ है। हिंदी भाषा के विकास की हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा के विकास की। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है साथियों, वो हम बात करते हैं। देखिए, किसी भाषा का विकास या किसी भाषा की उत्पत्ति एकाएक नहीं होती, अचानक नहीं होती। कालांतर में जाकर के इसकी जो है उत्पत्ति होती है और भाषा में विकास होता है। भाषा निरंतर परिवर्तनशील होती है, भाषा निरंतर विकास की ओर अग्रसर होती है। इस बात को हम निस्संदेह रूप से सिद्ध भी कर सकते हैं, प्रमाणित भी कर सकते हैं। भाषा निरंतर परिवर्तनशील होती है। यदि किसी भाषा में परिवर्तन होने बंद हो जाए साथियों, तो उस भाषा को मृत भाषा की संज्ञा प्रदान की जाती है, जबकि कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जो मृत हो गई हो। मेरा मानना यह है कि प्रत्येक भाषा प्राय उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते चले जाते हैं। तो हिंदी भाषा के विकास को समझने के लिए साथियों हम यहाँ पर एक तालिका बनाएंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं किस तरह से उनका वर्गीकरण किया गया है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। सबसे पहले हम विभाजन करेंगे भारतीय भाषाओं का। तो पहला विभाजन हो जाएगा हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। दूसरा विभाजन हम करते हैं मध्यकालीन भारतीय भाषाएं। मध्यकालीन भारतीय भाषाएं। और तीसरा हम करते हैं साथियों आधुनिक भारतीय भाषाएं। आधुनिक भारतीय भाषाएं। यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं साथियों, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। मध्यकालीन भारतीय जो भाषाएं हैं उनका समय साथियों 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक माना गया है। और आधुनिक भारतीय भाषाओं का समय 1000 ईस्वी से लेकर अब तक माना गया है, वर्तमान तक, यानी आज तक। इस तरह से इनका यह समय रहा है। अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है साथियों। इनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है। वो दो भाग कौन कौन से हैं आप देखिए। पहला है वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। और दूसरा है लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। और लौकिक संस्कृत का समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। ये इनका समय है। वैदिक संस्कृत का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व है और लौकिक संस्कृत का समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व है। आप ध्यान देंगे साथियों, वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई है। वेदों की रचना जो हुई है
ये हुई है वैदिक संस्कृत में, और लौकिक संस्कृत में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई है। रामायण एवं महाभारत की रचना हुई है किसमें? लौकिक संस्कृत में। लौकिक संस्कृत में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई है। ये ध्यान रखेंगे, रामायण और महाभारत की रचना संस्कृत में तो हुई है, लेकिन हुई कौन सी संस्कृत में है? लौकिक संस्कृत में। अब मध्यकालीन भारतीय भाषाओं की बात करते हैं साथियों। मध्यकालीन भारतीय जो भाषाएं हैं उनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है पाली, जिसको प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, एक है प्राकृत जिसको द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं, और एक है अपभ्रंश जिसको तृतीय प्राकृत की संज्ञा भी दी जाती है। इस तरह 3 भागों में हमें जो है ये पढ़ने के लिए मिलते हैं मध्यकालीन भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण। पाली का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक, ये पाली का समय है। प्राकृत का जो समय है वो 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक है, और अपभ्रंश का जो समय है वो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक है। ये अपभ्रंश का समय है। तो इन समयों को आप याद रखें। पाली में बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, और जो पिटक ग्रंथ हैं, त्रिपिटक जो हैं, वो पाली में ही रचना हुई है इनकी। तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म के जो उपदेश हैं, वो पाली में है। सुत्त पिटक है, अभिधम पिटक है, विनय पिटक है, इनकी रचना पाली में हुई है, जिसको हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। और प्राकृत का मतलब होता है द्वितीय प्राकृत। जैन धर्म के जो उपदेश हैं वो द्वितीय प्राकृत में या प्राकृत में हैं। जैन धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ, जैन धर्म के उपदेश, ये प्राकृत में है। और बात करते हैं साथियों अपभ्रंश की। तो अपभ्रंश का मतलब प्राकृत से आगे की जो बात है वो अपभ्रंश की है। अपभ्रंश का प्रयोग सबसे पहले अगर बात की जाए तो पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। अपभ्रंश का प्रयोग तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भी किया है, लेकिन इसका नाम विभ्रष्ट किया है नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा है। क्या कहा है साथियों? विभ्रष्ट। नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश के लिए विभ्रष्ट शब्द का प्रयोग हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपभ्रंश के विषय में बताया कि वह अपभ्रंश का प्रयोग सबसे पहले धारा नगरी के राजा हुए हैं, उन्होंने अपने शिलालेख में इस अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया है। तो जिस तरह से उन्होंने भी बताया है। तो मुख्य बात जो यहां पर आती है साथियों वो ये आती है कि जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। अगर पूछा जाए कि आधुनिक भारतीय जो भाषाएं हैं उनका विकास किससे हुआ है, पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से या वैदिक संस्कृत से, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ है, जो उद्भव हुआ है, वो किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। अब हम देखते हैं कि अपभ्रंश में कौन कौन से ऐसे अपभ्रंश हैं जिनसे हिंदी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, तो अपभ्रंश में हम बात करते हैं आगे कि अपभ्रंश में कौन कौन से अपभ्रंश के ऐसे रूप हैं जिनसे जो है हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो देखिए साथियों, अपभ्रंश में हम बात करें अपभ्रंश, हिंदी के विकास के लिए कौन कौन से अपभ्रंश उत्तरदायी हैं या जिम्मेदार हैं, उसकी बात करते हैं मुख्य रूप से। अपभ्रंश में साथियों एक तो है सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, और दूसरा है साथियों इसमें अर्धमागधी अपभ्रंश। मैं सामान्य सा परिचय आपको दे रहा हूं इसका, अर्धमागधी अपभ्रंश। और यहीं से 1-2 प्रश्न आपसे निश्चित रूप से पूछ लिए जाएंगे आज की कक्षा में से। आप देख सकते हैं जब आपका प्रश्न पत्र आपके समक्ष होगा तो आज की कक्षा में से 1-2 प्रश्न आपको जरूर मिल जाएंगे। सौरसेनी अपभ्रंश से साथियों पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? पश्चिमी हिंदी का। प्रश्न बन जाता है पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आपको विकल्प मिल जाएंगे, अर्धमागधी अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश है, सौरसेनी अपभ्रंश है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है। ठीक है, तो आप बताएंगे पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। ये आपको याद रखना है, आप नोट भी कर सकते हैं। अब साथियों पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वो कितनी है? 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी हैं?
एक तो खड़ी बोली है, खड़ी बोली, एक है ब्रजभाषा, एक है बांगरू, एक है कन्नौजी और एक है बुंदेली। बुंदेली ये इंपॉर्टेंट है साथियों। पूछा जाता है खड़ी बोली का विकास कौन सी हिंदी से हुआ है पश्चिमी हिंदी से हुआ या पूर्वी हिंदी से हुआ है, तो आप बता सकते हैं खड़ी बोली का विकास किससे हुआ है, पश्चिमी हिंदी से हुआ है। ये आप याद रखेंगे, खड़ी बोली का विकास पश्चिमी हिंदी से। प्रश्न कई बार पूछा जाता है निम्न में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो आप याद रख लें पश्चिमी हिंदी की तो ये 5 बोलियां हैं, खब्र बांकबू, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, बांगरू है, कन्नौजी है, बुंदेली है। ये 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी की हैं जिन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे। यो तो प्रश्न आगे भी यो पूछा जाता है खड़ी बोली का मुख्य केंद्र या प्रधान केंद्र कौन सा रहा है ना, तो इसके विषय में भी आगे जब हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास विस्तार पूर्वक, तब हम पढ़ेंगे प्रत्येक भाषा के विषय में कि कौन सी बोली का प्रधान केंद्र क्या रहा है, वहां से भी एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं साथियों अर्धमागधी अपभ्रंश की। अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी हिंदी का विकास हुआ है, देखिए अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है हमारी पूर्वी हिंदी। अब प्रश्न पूछा जाए कि पूर्वी हिंदी का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि भाई पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अब देखिए साथियों यहां भी एक बात इंपॉर्टेंट है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं वो हमें देखना है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं साथियों, एक है अवधी, एक है बघेली और एक है छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये 3 बोलियां आती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जिसका संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से है। प्रश्न पूछा जाता है कि अवधी का संबंध कौन सी हिंदी से है, पश्चिमी हिंदी से है कि पूर्वी हिंदी से है, तो आप बता देंगे अवधी का संबंध है पूर्वी हिंदी से। ठीक है, पूछा जाएगा भाई पूर्वी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से है, तो जवाब होना चाहिए साहब अर्धमागधी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी का संबंध कौन से अपभ्रंश से है, तो शॉर्टसेनी अपभ्रंश से। ये जो आपने चार्ट सा बनाया है यहाँ पर, इसी में से एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लें। बिल्कुल ऊपर से पूछा जाने वाले जो प्रश्न हैं जिनमें हम लोग भ्रमित होते हैं, हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं, वो बिल्कुल यहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी हमने इसमें यह बात नहीं की है कि भाई अवधी का प्रधान केंद्र क्या है, अवधी बोली का, ठीक है, खड़ी बोली का या ब्रजभाषा का, इनके प्रधान केंद्र कौन कौन से रहे, इस तरह कहाँ कहाँ ये बोली जाती हैं, इस तरह की चर्चा हमारी इस कक्षा में नहीं हुई है, लेकिन यहीं से एक आध प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, अवधि के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। रामचरितमानस की रचना अवधि में हुई है, तत्समनिष्ठ अवधि में हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना की है वो कौन सी अवधि में की है, तत्समनिष्ठ अवधि में की है। और मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत की रचना की है वो ठेठ अवधि में की है। दोनों की भाषा तो अवधि है, लेकिन दोनों की भाषाओं में अंतर यही है कि रामचरितमानस की भाषा तत्समनिष्ठ अवधि है, तो मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत की जो भाषा है वो ठेठ अवधि है। ठीक है, ग्रामीण अवधि है। तो इस तरह से साथियों हमने हिंदी भाषा के विषय में अपनी सामान्य सी चर्चा की है, और हमने हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ करने से पहले इतिहास शब्द पर चर्चा की, इतिहास की व्युत्पत्ति के विषय में समझा, साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में समझा, साहित्य के संदर्भ में 3 प्रसिद्ध कथनों से भी हम परिचित हुए कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि साहित्य बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का विकास है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो इस तरह के ये 3-4 हमने प्रसिद्ध कथन भी यहाँ पर नोट किए हैं, लिखे हैं और सुने भी हैं, आपने 2-3 बार सुन लिए हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको ये याद हो गए होंगे साथियों। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछता है ये कथन किसका है, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, कथन किसका है, विकल्प बना देगा डॉक्टर नगेंद्र का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आनंद दुलारी वाजपेयी का। तो आप बता देंगे ये कथन किसका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। बहुत बड़ा नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी का।
द्विवेदी युग के प्रवर्तक ये कहे जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग के अंतर्गत महावीर प्रसाद द्विवेदी का हम अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से साथियों आज की जो हमारी कक्षा है वो यहीं पर विराम लेती है। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, गुरपथ जो क्लासेज है निश्चित रूप से ये आपके लिए लाभान्वित सिद्ध होगा और आपकी तैयारी में चार चांद लगाएगा। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।